नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 100 से ज्यादा पूर्व नौकरशाहों ने चिट्ठी लिखी है। एक ओपन लेटर लिखा गया है। इन पूर्व नौकरशाहों ने पत्र लिखकर उम्मीद जताई है कि पीएम नफरत की राजनीति को समाप्त करने का आह्वान करेंगे। पूर्व नौकरशाहों ने खुले पत्र में कहा है कि हम देश में नफरत से भरी तबाही का उन्माद देख रहे हैं, जहां बलि की वेदी पर न सिर्फ मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य हैं बल्कि संविधान भी है। पत्र में कहा गया है कि पूर्व लोक सेवकों के रूप में हम आम तौर पर खुद को इतने तीखे शब्दों में व्यक्त नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जिस तेज गति से हमारे पूर्वजों द्वारा तैयार संवैधानिक इमारत को नष्ट किया जा रहा है, वो हमें बोलने और अपना गुस्सा, अपनी पीड़ा जाहिर करने के लिए मजबूर करता है। तो ये ओपन लेटर लिखा गया है पीएम नरेंद्र मोदी को। 108 पूर्व नौकरशाहों ने ये चिट्ठी लिखी है। जिस तरह से देश में राजनीति हो रही है और नफरत और उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है, इसे रोका जाए, और इसी के संदर्भ में ये ओपन लेटर लिखा गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह चिट्ठी लिखी गई है। पत्र में एक बार फिर आपको बता दें कि आखिर कहा क्या गया है। पिछले कुछ सालों और महीनों में कई राज्यों जैसे कि असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर मुसलमानों के प्रति नफरत और हिंसा में वृद्धि ने एक भयावह नए आयाम को पैदा किया है, और इससे जो माहौल है वो खराब हो रहा है। ये कहने की कोशिश की गई है और अपील की गई है कि आप इसे रोकें। ये जो नफरत की राजनीति की जा रही है, आप इसे रोकें। ये बात इस ओपन लेटर में कही गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। पूर्व अधिकारियों ने पत्र में कहा कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आपके वायदे को दिल से लेते हुए आपकी अंतरात्मा से अपील करते हैं। अपील की गई है, यह हमारी उम्मीद है कि आजादी का अमृत महोत्सव के इस साल में पक्षपातपूर्ण विचारों से ऊपर उठकर आप नफरत की राजनीति को खत्म करने का आह्वान करेंगे। ये बात कही गई है। और आपको बता दें कि इस पत्र में कहा गया कि दिल्ली को छोड़कर इन राज्यों में, जिन राज्यों का मैंने जिक्र किया, बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में पुलिस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। जिस तरह के हालात बन रहे हैं उन्हें देखते हुए ये ओपन लेटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया है। अपील की गई है कि जो उन्माद फैलाया जा रहा है, जो नफरत की राजनीति है, उसे रोके। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए अक्षय राय, कार्यकारी संपादक, हमारे साथ हैं। अक्षय, ये जो ओपन लेटर लिखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है वो हमने अपने दर्शकों को बताया, क्योंकि जो नफरत और उन्माद की राजनीति की जा रही है उसे रोकने की बात कही गई है। किस तरह से इस पत्र को लिखे और इस पत्र में जो तमाम अहम बिंदु हैं वो समझना चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात रही है कि समय समय पर जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, आपने देखा होगा कि पूर्व नौकरशाहों ने या फिर सामान्य नागरिकों ने खुला पत्र प्रधानमंत्री को लिखा है। ताजा जो पत्र है उसमें लगभग 108 अधिकारियों के नाम है जिनके हस्ताक्षर है। साफ तौर पर कहा गया है कि नफरत और उन्माद की जो राजनीति है वो देश के लिए आने वाले समय में घातक सिद्ध हो सकती है और जरूरत है कि इसको रोकथाम किया जाए। नजीब जंग जो पूर्व राज्यपाल है दिल्ली के, उन्होंने अपना हस्ताक्षर किया है। इसके अलावा तमाम बड़े राजनयिक रहे हैं, चाहे शिवशंकर मेनन हो, पूर्व सुरक्षा सलाहकार रहे हैं, उन्होंने अपनी बात उसमें रखी है। इसके अलावा सुजाता सिंह पूर्व विदेश सचिव रही हैं, उन्होंने अपने पत्र में जिक्र किया है। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि इन नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर एक बार फिर से तमाम प्रश्नों को जन्म दे दिया है कि किस तरह से देश में राजनीति चल रही है। बीजेपी अपनी तरह की राजनीति कर रही है, कांग्रेस अपनी तरह की राजनीति कर रही है, कोई देश के बारे में नहीं सोच रहा है। ये महत्वपूर्ण बिंदु उस पत्र में लिखा गया है कि अलग अलग पार्टियों के अलग अलग लोग रहते हैं, वो अपनी विचारधारा से चलते हैं, देश के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। देश कहाँ जा रहा है, ये सबसे पहले जरूरत है सोचने की। इसके अलावा पुरानी जो इमारतें रही हैं या पुराने संस्थान रहे हैं, उनको जिस तरह से या तो फिर रिस्ट्रक्चर किया गया है या फिर कहा गया है कि उनको पुनर्स्थापित जो किया गया है, उसके बारे में भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ये भी देश के लिए सही नहीं है, क्योंकि पूर्वजों ने वो निशानियां बनाई हैं। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि तमाम सवाल इस पत्र में उठाए गए हैं। अब इस पत्र का जवाब तो मिलना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये
सवाल जरूर होगा कि वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं। अक्षय, बिल्कुल आपने सही कहा, ये जो ओपन लेटर है कई तरह के सवाल खड़े करता है, यानी कि ये शायद हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से हम महाराष्ट्र की बात कर ले, पश्चिम बंगाल की बात कर ले, छत्तीसगढ़ की बात कर ले या फिर दिल्ली की बात कर ले, पिछले कुछ समय से जो हिंसा की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और उसके बाद जिस तरह की राजनीति हो रही है, हर किसी के मन में डर तो है ही, लेकिन इस तरह के सवाल शायद आम जनता के दिल में भी होंगे। जिस तरह का माहौल अब पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से अलग अलग समुदाय को दो धड़ों में बांटने की कोशिश की जा रही है, तो इस तरह के सवाल लाजमी है ना। बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा होगा कि जहांगीरपुरी में मामला सामने आया, हनुमान जयंती के बहाने जिस तरह से शोभा यात्रा पर बातें निकल के सामने आई, फिर हनुमान चालीसा का जिक्र किया जाने लगा, कभी नमाज का जिक्र किया जाने लगा, कभी अजान का जिक्र किया जाने लगा, लाउड स्पीकर जैसे तुच्छ मुद्दे कह सकते हैं वो बहुत बड़े किए जाने लगे। आप यूपी को छोड़ दें तो कई राज्यों में आगजनी की घटनाएं हुई, हिंदू मुसलमानों में मतभेद साबित करने की कोशिश की गई। ये तमाम जो सवाल है वो देश को कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पीछे ले जाते हैं। विकास की राजनीति आज के जरूरी है कि की जाए, और विकास की राजनीति जब की जाती है तो आपने देखा होगा देश आगे बढ़ता है। कोई भी देश तभी बढ़ सकता है जब उसके देश के नागरिक आगे बढ़े, क्योंकि कहते हैं कि अगर नागरिक खुश नहीं है निश्चित रूप से देश खुश नहीं हो सकता। और वही वजह रही है कि तमाम सूचकांक जारी होते हैं कि हैप्पी इंडेक्स में भारत कितने स्थान पर है। तमाम सवाल उठते हैं और यही वजह रही है कि इन पूर्व नौकरशाहों ने, क्योंकि उन्होंने देश की सेवा की है, देश को तमाम चीजों से उबार करके वो लाए हैं, आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका एक रही है, उनके पत्र से निश्चित रूप से तमाम सवाल उठते हैं। चलिए अक्षय बाबू, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि नफरत की राजनीति को खत्म करने का आह्वान किया गया है। कहा गया है कि जिस तरह के माहौल को पैदा करने की कोशिश की जा रही है उस पर यह चिंता जाहिर की गई है। तो पूर्व अधिकारियों ने यह पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, नफरत और उन्माद की जो राजनीति हो रही है इस वक्त देश में, उसे रोकने के लिए। बढ़ते आगे, यूपी में ताजमहल को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। यहां भगवा कपड़ों और धर्म दंड की वजह से जगत गुरु परमहंसाचार्य को ताजमहल में जाने से रोक दिया गया है। अयोध्या के संत जगत गुरु परमहंसाचार्य अपने 3 शिष्य के साथ मंगलवार को ताज देखने पहुंचे। भगवा रंग का चौगा ओढ़ने की वजह से उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया। उनके टिकट को लेकर अन्य पर्यटकों को उनसे लेकर बेच दिया गया और पैसे लौटाकर वापस भेज दिया गया। इस मामले पर जगत गुरु के शिष्य ने कहा कि ताजमहल पर भगवा को भी प्रवेश मिलना चाहिए और जो लोग दोषी हैं जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो जगत गुरु परमहंसाचार्य की ताजमहल में एंट्री नहीं होने दी गई। वो अपने कुछ शिष्यों के साथ ताज पहुंचे थे ताज का दीदार करने के लिए, लेकिन जो भगवा चोला उन्होंने पहना हुआ था उसके चलते उन्हें वहां जाने से रोक दिया गया। जो टिकट उन्होंने खरीदा, जैसा कि जानकारी मिल पा रही है, उस टिकट को अन्य पर्यटकों को बेच दिया गया और उन्हें पैसे वापस लौटा दिए गए और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए आगरा से हमारे संवाददाता अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, आखिर ये पूरा माजरा है क्या? मैं आपको बता दूं कि अयोध्या की तपस्या छावनी के जगत गुरु परमहंसाचार्य है जो कल आगरा में ताजमहल देखने आए थे। परम गुरु, ये जो जगत गुरु परमहंसाचार्य है, उनका ये आरोप है कि ताजमहल चूंकि तेजो महालय है, यहाँ पर शिव जी की पिंडी है, उसके दर्शन के लिए कल शाम को आए थे। जिसके बाद इनकी वेशभूषा, जो इनका आरोप है जगत गुरु का, कि इनकी वेशभूषा और भगवा वस्त्रों को देखकर सीआईएफ के जो सुरक्षा कर्मी है उन्होंने इनको ताजमहल में प्रवेश से रोक लगा दी। इसके अलावा अधिकारियों से जो बात हुई, अधिकारियों का ये कहना है कि क्योंकि जगत गुरु है, अपने साथ में लोहे का एक ब्रह्मदंड रखते हैं, उस पर अधिकारियों ने आपत्ति दी थी। फिलहाल इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा हुआ है। हिंदूवादी संगठनों में भी आक्रोश है और लगातार ताजमहल पर इससे पहले भी जो मॉडल्स थे, विदेशी मॉडल्स, उनके भी भगवा कपड़े उतरवाए जा चुके हैं। रामनवमी पे जो हिंदूवादी संगठन है ताजमहल में शिवलिंग की पूजा करने जाते हैं, उनके भी जो भगवा वस्त्र है वो उतारे गए हैं। इसके अलावा जगत गुरु का ये आरोप है कि दक्षिण भारत के कुछ लोगों ने उनको इस बारे में भी कहा कि आपकी दाढ़ी है, आप अगर टोपी लगा लेते तो आपको ताजमहल में प्रवेश मिल जाता। जिसके बाद से लगातार ताजमहल का जो स्टाफ है, पुरातत्व अधीक्षक है आर के पटेल, वो सामने आए हैं इस पूरे विवाद के बाद। उनका ये कहना है साफ तौर पर
कि सिर्फ उनके ब्रह्मदंड के आधार पर उनको रुका था। ब्रह्मदंड लोहे का होता है, जबकि जगत गुरु शंकराचार्य का यह कहना है कि जो ब्रह्मदंड है वो लकड़ी का है। पूरी की पूरी आपत्ति उनकी वेशभूषा, उनके भगवा कपड़ों पर थी। तो यानी कहीं ना कहीं जो वेशभूषा थी उनकी, क्योंकि उनके जो शिष्य थे वो भी शायद उनका कुछ इसी तरह का कहना है अमित, और जिसकी वजह से उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अब जानबूझकर कहीं या बेवजह कहीं इस तरह के मामलों को बढ़ाया जा रहा है, बजाय कि इस तरह के मामलों को सुलझा लिया जाए। इस तरह के मामले तूल ना पकड़े, लेकिन आए दिन इस तरह का विवाद ताज से भी सामने आता है। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार ताजमहल विवादों का केंद्र हो गया। भगवा वर्सेस ताजमहल, अगर इसको कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। लगातार भगवा कपड़े पहन के जो लोग ताजमहल में जाते हैं उनको हमेशा प्रवेश से रोका जाता है। इससे पहले भी महाशिवरात्रि पर हिंदूवादी संगठनों ने ताजमहल के शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जब आग्रह प्रशासन से किया तो उन सबको भी रोक दिया गया। इससे पहले लगातार भी जो हनुमान चालीसा का ताजमहल के अंदर पाठ करने का प्रयास किया गया, वो भी रोका गया। लगातार ताजमहल पर भगवा की एंट्री बैन है। फिलहाल इस खबर के लीक हो जाने के बाद लगातार प्रशासनिक अधिकारी ताजमहल का दौरा कर रहे हैं। वहां के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है और सीआईएसएफ के जवानों से भी बड़ी सख्ती से पूछताछ की जा रही है। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से इस बात पर कोई कोताही नहीं बरत रहा है। वो सिर्फ इस पूरे मामले को ब्रह्मदंड लोहे के दंड को अंदर जाने से रोकना बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये तो बात ही यहीं पर अमित खत्म हो जाती है कि अगर वो लकड़ी का है, लोहे का है ही नहीं, तो फिर क्यों बेवजह इस मामले को इतना बढ़ाया गया? मैं आपको बता दूं कि ताजमहल पर किसी भी प्रकार का जो प्रचार है वो प्रतिबंधित है। बिल्कुल प्रचार जो हो वो कमर्शियल प्रचार प्रतिबंधित है। आपकी वेशभूषा प्रतिबंधित नहीं है। आप जो भी जा सकते हैं, आप जैनिज्म जा सकते हैं, बुद्धिज्म जा सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा अमित कि बिना वजह इस तरह के मामलों को बढ़ाया जाता है ताकि सौहार्द बिगड़े, माहौल बिगड़े, धर्म के नाम पर राजनीति हो। बिल्कुल बिल्कुल, इससे पहले भी मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि जो परमहंसाचार्य है उनका विवादों से बहुत गहरा नाता रहा है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की भी इन्होंने मांग की थी और मुसलमानों की नागरिकता को रद्द करने की भी मांग को लेकर इन्होंने जल समाधि लेने की कोशिश की थी, जहां पर जो पुलिस थी उन्होंने इन्हें हाउस अरेस्ट किया हुआ है। तो जहां तक पूरा का पूरा मामला है कि माहौल कहीं ना कहीं खराब करने का जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं किया जा रहा है। पूरे देश में इस तरीके की घटनाएं चारों तरफ से देखने को और सुनने को मिल रही है। इसका ताजा उदाहरण, इसका जो जो प्रयोगशाला है वो आगरा। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जगत गुरु परमहंसाचार्य की ताजमहल में एंट्री पर रोक लगा दी गई। वो अपने कुछ शिष्यों के साथ ताज का दीदार करने पहुंचे थे, लेकिन उनकी वेशभूषा को देखते हुए उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। जो उनका टिकट था वो भी दूसरे पर्यटकों को बेच दिया गया, उन्हें पैसे वापस लौटा दिए गए और उन्हें ताजमहल में अंदर जाने नहीं दिया गया। बढ़ते आगे, महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर से शुरू हुआ हनुमान चालीसा विवाद अब रुकने का नाम ले नहीं रहा है। सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा जेल में है, लेकिन इस विवाद में जुबानी जंग जारी है। दोनों पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मंगलवार को जहां बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने शिवसेना पर जमकर हमला किया, तो बुधवार को शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय के जरिए बीजेपी और बीजेपी के नेता किरीट सोमैया पर खूब निशाना साधा। शिवसेना ने किरीट को बीजेपी की नचनिया तक कह दिया। इस संपादकीय में शिवसेना ने सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला। इसमें कहा कि फडणवीस समेत पूरी महाराष्ट्र बीजेपी जिस मानसिक संक्रमण अवस्था से गुजर रही है, उसे देखते हुए उनसे दूसरी उम्मीद की नहीं जा सकती। और अब बात करेंगे दिल्ली से सटे नोएडा की, जहां पर सोमवार की रात मामूली बात पर युवक की हत्या के मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को मिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि युवक के सर में चोट लगने से उसकी मौत हुई। कहा जा रहा है कि युवक के सर पर हमला किया गया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। पुलिस ने शुरुआत में इस मामले में 8 कर्मचारियों को हिरासत में लिया था। और ये बता दें कि घटना यूपी के नोएडा में गार्डन गलेरिया मॉल के लास्ट लेमन्स बार की है। यहां विवाद में बिहार के रहने वाले ब्रजेश राय की पीट कर हत्या कर यह पूरा मामला सामने आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ब्रजेश राय के सर में चोट लगने से उसकी मौत हुई। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए रेड की जा रही है। पुलिस ने दावा किया कि ब्रजेश पर हमला करने वाले कुछ लोग फरार हैं। देर रात तक उनकी गिरफ्तारी संभव है
और ब्रजेश की जो पत्नी है वो डीपीएस नोएडा में पढ़ाती हैं। सूत्रों के मुताबिक घटना की रात ब्रजेश और उसके दोस्त बार में थे। यहां बार मैनेजमेंट के लोगों ने बिल भरने के लिए कहा। इस पर ब्रजेश और उसके दोस्तों ने कहा कि पहले और शराब दो, बाद में बिल देंगे। और मगर जो मैनेजमेंट है वो पहले बिल भरने की बात पर अड़ा रहा। मैनेजमेंट के लोगों ने कहा कि शराब और नहीं मिलेगी, पहले आपको बिल देना होगा। और इसी बात पर ये पूरी कहासुनी शुरू हुई। ब्रजेश की पिटाई की गई जो बाउंसर्स वहां पर थे उनके द्वारा, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। अगली खबर तमिलनाडु से है, जहां पर एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। बेहद दुखद ये हादसा है। यहां पर मंदिर में जुलूस के दौरान करंट लगने से 11 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक घटना तंजावुर जिले की है, जहां पर रथ जुलूस के दौरान ये घटना हुई। बताया जा रहा है कि बिजली का तार एक कार के संपर्क में आया, जिसके बाद ये घटना हुई। देखते ही देखते कई लोग करंट की चपेट में आ गए, जिसके बाद अब 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मेरी जानकारी के मुताबिक हादसे में कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें आनन फानन में नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, राहत और बचाव कार्य उनकी तरफ से शुरू कर दिया गया है। इस बीच खबर ये भी है कि तमिलनाडु से इस बड़े हादसे में जहां पर 11 लोगों की मौत हो गई है, घटना की जानकारी मिलने के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर दुख जताते हुए सभी मृतक परिवारों को 2-2 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसके अलावा घायलों को इलाज के लिए 50-50 हजार रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष से दिए जाएंगे। और आपको बता दें कि हादसे में कई श्रद्धालु भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आनंद फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंदिर में 94वां अपर गुरु पूजा उत्सव का कार्यक्रम हो रहा था। इस उत्सव में शामिल होने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पर जुटे थे। सड़कों पर पारंपरिक रथ यात्रा के दौरान एक बिजली का तार एक कार के संपर्क में आया, जिसके बाद करंट लगने से 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। और पुलिस के मुताबिक मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश में नई सरकार को 30 दिन का समय पूरा हो चुका है। ऐसे में हमारे संवाददाता तोशी मंडोला ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी से खास बातचीत की है। क्या कुछ वो कहते नजर आए, आपको सुनवाते हैं। यूपी में योगी की नई सरकार को 30 दिन पूरे हो चुके हैं। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी। अंसारी जी, 30 दिनों का कामकाज आप कैसे देख रहे हैं? उपलब्धियां कितनी समझ रहे हैं? देखिए, हम लगातार मेहनत कर रहे हैं जनता के हित के लिए। जब से हमारी सरकार बनी है, हम पहले दिन से ही आम जनमानस के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे जा रहे हैं हमारे मिनिस्टर्स, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, हमारे पदाधिकारीगण, और ग्राउंड पे जाके हम मेहनत से जो सरकार की योजनाएं हैं उसको ग्राउंड लेवल तक ले जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम और अच्छा और बेहतर करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। राज्य में अल्पसंख्यक के लिए जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, अगर हम दिल्ली की भी बात करते हैं, आप लोगों का जो बुलडोज़र है यूपी से होता हुआ मध्य प्रदेश और देश की राजधानी दिल्ली में भी आ चुका है। जहांगीरपुरी मामले को कैसे देखते हैं? लाउड स्पीकर को लेकर जो विवाद चल रहा है पूरे देश में, इन तमाम मामलों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है, और जिससे आम जनमानस में एक खुशी की लहर है, एक संतोष की लहर है। और लगातार हम जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। और बुलडोजर जो है उन अपराधियों के अवैध कब्जों पे चल रहा है, जिन्होंने सरकारी ज़मीनों पे अवैध कब्जा करके। तो दानिश अंसारी को भी आप सुन रहे थे, जिनका कहना था कि जनता के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए और उनके विकास के लिए वो काम कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।